सबसे पहले ट्रांसफार्मर का इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में हम लोग ये समझेंगे कि बेसिकली ट्रांसफार्मर होता क्या है। ठीक है, ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस होता है जो एनर्जी और पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफर करता है विदाउट एनी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। यानी दो सर्किट है, दोनों सर्किट के बीच में कोई डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है और हमें पावर ट्रांसफर करना है वहां पर। ठीक है, तो वैसे डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या होता है। पर सबसे पहला पॉइंट, ए ट्रांसफार्मर इज डिवाइस दैट ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू अनदर इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्रू द मीडियम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड विदाउट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी। जैसे हम लोग देखें यहां पर, जैसे मान लो कि ये दो सर्किट है, यहां पर ले लिए, ये दो इलेक्ट्रिकल सर्किट है। एक इलेक्ट्रिकल सर्किट ए है और एक ए है इलेक्ट्रिकल सर्किट, एक दूसरा सर्किट ए है इलेक्ट्रिकल सर्किट। हमें यहां पर एनर्जी को ट्रांसफर करना है। यानी अगर इनपुट में यहां पर एनर्जी दिए या फिर पावर दिए या फिर यहां पर इनपुट में हम लोग पावर दिए तो हमें आउटपुट में यहां पर भी पावर मिलेगा एक सर्किट से दूसरे सर्किट में। ए सर्किट 1 है, ए है कोई सर्किट 1 और ए है सर्किट 2, ए है सर्किट 2। यानी यहां पर हम लोग क्या किए कि इनपुट में यहां पावर दिए तो यहां आउटपुट में पावर मिला। यानी पावर ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ? एक सर्किट से दूसरे सर्किट में क्या हुआ? पावर और एनर्जी ट्रांसफर हुआ। और जबकि इन दोनों सर्किट में कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, कोई डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है। ठीक है, यानी जो पावर ट्रांसफर होता है एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफार्मर में, वो बाय हेल्प ऑफ फ्लक्स। किसके हेल्प से होता है? फ्लक्स के हेल्प से होता है। तो वही लिखा हुआ है, ट्रांसफार्मर इज द डिवाइस दैट ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू अनदर इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्रू द मीडियम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। यानी अगर यहां पर हम लोग कोई मान लो 50 हर्ट्ज का सप्लाई दिए, जो आउटपुट में हमें मिलेगा सप्लाई वोल्टेज और करंट जो आउटपुट में मिलेगा उसका भी फ्रीक्वेंसी क्या होगा? 50 हर्ट्ज होगा। क्या होगा उसका भी फ्रीक्वेंसी? 50 हर्ट्ज। यानी इस पूरे प्रोसेस में जिसमें पावर ट्रांसफर हो रहा है फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता। जो फ्रीक्वेंसी यहां पर हम लोग देंगे उसी फ्रीक्वेंसी का वोल्टेज और करंट हमें यहां पर मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आया? तो ये फर्स्ट पॉइंट है अबाउट द ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब देखो ध्यान दो यहां पर आप लोग। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक सर्किट which receives energy from the supply means, इलेक्ट्रिक सर्किट जो सप्लाई से एनर्जी रिसीव कर रहा है, जो सप्लाई से एनर्जी को रिसीव कर रहा है उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी वाइंडिंग। एंड द अदर सर्किट which delivers electric energy to the load is called the secondary winding। ठीक है, यानी ट्रांसफार्मर में दो तरह का वाइंडिंग यूज करते हैं हम लोग, एक प्राइमरी वाइंडिंग और दूसरे को क्या कहते हैं हम लोग? सेकेंडरी वाइंडिंग। तो प्राइमरी वाइंडिंग एक ऐसा वाइंडिंग जो सप्लाई से एनर्जी को ले, और सेकेंडरी वाइंडिंग जो सप्लाई से एनर्जी को क्या करे? डिलीवर करे। जो एनर्जी को डिलीवर करे उसको कहेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग, और जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करे उसको क्या कहेंगे? प्राइमरी वाइंडिंग। जैसे हम लोग समझते भी चलते हैं, यहां पर देखो, जैसे यहां पर अगर देखा जाए, जैसे ए कोई ले लिए हम लोग आयरन का पार्ट, ए है आयरन पार्ट, इस तरह से हम लोग ले लिए एक आयरन का पार्ट, और यहां पर हम लोग वाइंडिंग लाकर इस तरह से रैप कर दे रहे हैं। इस तरह से एक वाइंडिंग मैं यहां पे रख दिया और एक दूसरा वाइंडिंग मैं यहां पे रख दिया, दूसरा वाइंडिंग मैं यहां पे रख दिया। अब यहां पर मान लो कि कनेक्टेड है सप्लाई, यहां पर सप्लाई कनेक्टेड है, तो ये वाइंडिंग सप्लाई से पावर को एब्जॉर्ब करता है। ये वाइंडिंग सप्लाई से पावर को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। इसलिए इस वाइंडिंग का नाम दे देते हैं हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग। इसको क्या कहेंगे? प्राइमरी वाइंडिंग। जो सप्लाई से पावर को एब्जॉर्ब करे उसको क्या कहेंगे? प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है, और ये जो वाइंडिंग है
ये एक्चुअल में पावर को डिलीवर करता है। ये वाइंडिंग पावर को क्या करता है? ये वाइंडिंग पावर को डिलीवर करता है। किसको डिलीवर करता है? लोड को डिलीवर करता है। अगर मान लो यहां पर कोई एक लोड कनेक्टेड है तो ये वाइंडिंग लोड को क्या करेगा? पावर डिलीवर करेगा। इसलिए इस वाइंडिंग को हम लोग क्या कहेंगे? इस वाइंडिंग को कहेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग। क्या कहेंगे इसको? सेकेंडरी वाइंडिंग। यानी ट्रांसफार्मर में दो तरह का वाइंडिंग हम लोग यूज करते हैं, एक प्राइमरी वाइंडिंग, दूसरा सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग जो सप्लाई से पावर को एब्जॉर्ब करे, सेकेंडरी वाइंडिंग जो पावर और एनर्जी को डिलीवर करे। किसको डिलीवर करे? लोड को डिलीवर करे। बात समझ में आया? देखो अब हम लोग चले आते हैं अपने पॉइंट पर। यहां पर थे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट ट्रांसफार्मर से रिलेटेड। अनदर वन देखो यहां पर क्या लिखा है, इसको आप लोग समझने की कोशिश करो। एक्चुअली द ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। यानी एक्चुअल में जो ट्रांसफार्मर होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस होता है। क्यों? सिंस द एनर्जी रिसीव्ड बाय द प्राइमरी इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू मैग्नेटिक एनर्जी and it is then reconverted to useful electrical energy in the other circuit, यानी सेकेंडरी वाइंडिंग। यानी इसका कहने का मतलब क्या है कि ट्रांसफार्मर बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस होता है, जिसमें सबसे पहले प्राइमरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में पावर को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। फिर वो पावर कोर में मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है और फिर कोर से वो पावर सेकेंडरी वाइंडिंग में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ इस तरह से देखो यहां पर आप लोग, यहां पर देखो जैसे यहां पर सप्लाई दिए तो करंट आएगा, ठीक है, करंट आएगा। करंट इज पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। करंट किसका पार्ट है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का पार्ट है। यानी प्राइमरी वाइंडिंग में जो एनर्जी आ रहा है, प्राइमरी वाइंडिंग में जो एनर्जी आ रहा है वो क्या है? बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ये प्राइमरी वाइंडिंग का जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इसी से यहां पर कोर में क्या होता है? फ्लक्स क्रिएट होता है। कोर में क्या होगा? फ्लक्स क्रिएट होगा। फ्लक्स इज पार्ट ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। यानी प्राइमरी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहां पर किस में कन्वर्ट हो जाता है? मैग्नेटिक एनर्जी में। कोर में किस में कन्वर्ट हो जाता है? मैग्नेटिक एनर्जी में। फिर इसके बाद ये मैग्नेटिक एनर्जी, इसी मैग्नेटिक एनर्जी के वजह से सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस होता है और सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट आ जाता है। करंट फिर से किसका पार्ट है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। यानी प्राइमरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या बना? मैग्नेटिक एनर्जी कोर में, और सेम मैग्नेटिक एनर्जी से फिर से सेकेंडरी में करंट चला, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्जन, ठीक है, इस प्रोसेस को। अनदर पॉइंट क्या है? देखो यहां पर लिखा है thus प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर आर नॉट कनेक्टेड इलेक्ट्रिकली बट आर कपल्ड मैग्नेटिकली, ठीक है। यानी जो ट्रांसफार्मर का प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग है वो एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होता है। देखो यहां पर जैसे ट्रांसफार्मर का ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है और सेकेंडरी वाइंडिंग, ये डायरेक्ट इसमें कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है क्या? डायरेक्ट कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता इस प्राइमरी और सेकेंडरी में, ठीक है। ये मैग्नेटिकली कपल होता है, यानी एक वाइंडिंग में जो फ्लक्स आएगा वही फ्लक्स दूसरे वाइंडिंग में जाएगा, यानी इसको कहते हैं मैग्नेटिकली कपलिंग। यानी ये दोनों वाइंडिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी यहां पर मैग्नेटिकली कपल्ड है। क्या है? मैग्नेटिकली कपल्ड, इलेक्ट्रिकली कपल्ड नहीं है। यहां पर कोई इलेक्ट्रिकल डायरेक्ट कनेक्शन प्राइमरी और सेकेंडरी में नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। कुछ और देखते हैं पॉइंट, देखो दिस कपलिंग मैग्नेटिक फील्ड अलाउ द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन आइदर डायरेक्शन फ्रॉम हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज सर्किट और फ्रॉम लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज, ठीक है। यानी किसी भी सर्किट को हम लोग हाई वोल्टेज सर्किट कह सकते हैं, किसी को भी क्या कह सकते हैं हम लोग? लो वोल्टेज कह सकते हैं। जैसे देखो यहां पर आप लोग देखो ये प्राइमरी वाइंडिंग है, इसको हम लोग मान लिए प्राइमरी,
और यहां पर है ए है सेकेंडरी वाइंडिंग, ए है सेकेंडरी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, यहां पर सप्लाई है। अब इसको अगर हम लोग मान लें कि ये है हाई वोल्टेज साइड और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है लो वोल्टेज साइड, कोई भी हाई वोल्टेज हो सकता है, कोई भी लो वोल्टेज साइड हो सकता है, ठीक है, इसको आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। तो मैग्नेटिक कपलिंग से क्या पॉसिबल है, हाई वोल्टेज साइड से, अगर हाई वोल्टेज साइड में हम लोग पावर दे इनपुट में, तो पावर हमें कहां पर मिलेगा, लो वोल्टेज साइड में मिलेगा, ठीक है। किसके हेल्प से, बाय हेल्प ऑफ फ्लक्स, यानी यहां पर फ्लक्स के वजह से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक कपलिंग, किसके वजह से, फ्लक्स के वजह से यहां पर क्या हो रहा है, मैग्नेटिक कपलिंग, ठीक है। यानी मैग्नेटिक कपलिंग के वजह से हम लोग पावर ट्रांसफर हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में कर सकते हैं, या फिर लो वोल्टेज से क्या कर सकते हैं, हाई वोल्टेज में कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में पावर ट्रांसफर कर सकते हैं, ये कहने का मतलब है। अब देखो यहां पर अनदर पॉइंट, यही है ट्रांसफार्मर का, देख लो यहां पर मैं शो कर दिया हूं, ये ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग, ये प्राइमरी वाइंडिंग, और ये है ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग, ये दो तरह का वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग। कोई पूछे कि प्राइमरी वाइंडिंग क्या करेगा, तो हम लोग कहेंगे ये पावर एब्जॉर्ब करता है, ये पावर एब्जॉर्ब करेगा। सेकेंडरी वाइंडिंग क्या करेगा, तो हम लोग कहेंगे कि पावर डिलीवर करेगा। किसको डिलीवर करेगा, पावर डिलीवर करेगा लोड को। किसको पावर डिलीवर करेगा, लोड को। यहां पर लोड कनेक्टेड है तो ये पावर एब्जॉर्ब करेगा यहां से, और ये पावर को क्या करेगा, डिलीवर करेगा लोड को, ठीक है। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन था ट्रांसफार्मर का, ठीक है। अब चलो देखो यहां पर आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ पॉइंट और है देखो। इन ए ट्रांसफार्मर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट टेक्स प्लेस विदाउट द यूज ऑफ मूविंग पार्ट। यानी ट्रांसफार्मर में देखो ध्यान से, यहां पर जो एनर्जी ट्रांसफर होगा प्राइमरी से सेकेंडरी में, जो एनर्जी ट्रांसफर होगा प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में, उसमें कहीं भी मूविंग पार्ट यूज होता है क्या, ट्रांसफार्मर का कोई भी पार्ट मूविंग नहीं होता, मूव नहीं करता, सारा का सारा पार्ट स्टैटिक होता है। क्या होता है, स्टैटिक होता है, कोई पार्ट मूविंग नहीं होता। तो यही लिखा हुआ इन ट्रांसफार्मर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट टेक्स प्लेस विदाउट यूज ऑफ मूविंग पार्ट। इट हैज देयरफॉर हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी। मूविंग पार्ट नहीं होने के वजह से जो रोटेशनल लॉस होता है वो ट्रांसफार्मर में जीरो होता है। ट्रांसफार्मर में रोटेशनल लॉस क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। देखो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, रोटेशनल लॉस इज जीरो इन ट्रांसफार्मर, यानी ट्रांसफार्मर में कोई रोटेशनल लॉस नहीं होता। क्यों नहीं होता रोटेशनल लॉस, क्योंकि कोई यहां पर मूविंग पार्ट नहीं होता। तो जब रोटेशनल लॉस जीरो होगा तो लॉसेस क्या होगा, लॉसेस लेस होगा, लॉसेस लेस इन ट्रांसफार्मर। और जब लॉसेस कम होगा ट्रांसफार्मर में तो इफिशियंसी क्या होगा, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, एफिशिएंसी क्या होगा ट्रांसफार्मर का, एफिशिएंसी क्या होगा, ज्यादा होगा। एफिशिएंसी क्या होगा ट्रांसफार्मर का, ज्यादा होगा। नहीं, अगर कंपेयर किया जाए रोटेटिंग मशीन, इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मशीन, डीसी मशीन, सब क्या है, रोटेटिंग मशीन है, वहां पे रोटेशनल लॉस होता है, बट ट्रांसफार्मर में रोटेशनल लॉस नहीं होता। इसलिए इसमें लॉसेस रोटेटिंग मशीन के कंपैरिजन में कम होता है, इसलिए यहां पर एफिशिएंसी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। और साथ साथ में कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं है तो मेंटेनेंस वगैरह का भी जो प्रॉब्लम है यहां पर कम होता है ट्रांसफार्मर में कंपेयर टू रोटेटिंग मशीन, ठीक है। कुछ और पॉइंट, इन जनरल इंपॉर्टेंट टास्क परफॉर्म बाय द ट्रांसफार्मर, यानी जनरली ट्रांसफार्मर का यूज हम लोग क्यों करते हैं, किस काम के लिए करते हैं। तो पहला काम देखो क्या है, फॉर डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग वोल्टेज एंड करंट लेवल फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट।
यानी एक सर्किट से दूसरे सर्किट में वोल्टेज लेवल को बढ़ाने के लिए और घटाने के लिए ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। ये तो आप लोग को पता है कि वोल्टेज लेवल को इंक्रीज, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, वोल्टेज लेवल को बढ़ाने और घटाने के लिए ट्रांसफार्मर का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, एक सर्किट से दूसरे सर्किट में। दूसरा इसका यूज क्या है? दूसरा यूज है फॉर मैचिंग द इंपीडेंस ऑफ सोर्स। इंपीडेंस मैचिंग के लिए भी इसका यूज करते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक एंड कंट्रोल सर्किट में। इंपीडेंस मैचिंग का यूज इसलिए किया जाता है ताकि मैक्सिमम पावर लोड में ट्रांसफर हो सके। ठीक है, तो इंपीडेंस मैचिंग का कॉन्सेप्ट ये इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ना है, तो ये बस ध्यान में रखो कि ट्रांसफार्मर का जो हम लोग यूज करते हैं इंपीडेंस मैचिंग के लिए भी करते हैं। कहां से कहां तक? सोर्स से लोड में, इन इलेक्ट्रॉनिक एंड कंट्रोल सर्किट। अनदर यूज क्या है? अनदर यूज है फॉर आइसोलेटिंग डीसी, यानी डीसी को ब्लॉक करने के लिए और एसी को पास करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं? ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। फॉर आइसोलेटिंग डीसी व्हाइल परमिटिंग द फ्लो ऑफ एसी बिटवीन टू सर्किट और फॉर आइसोलेटिंग वन सर्किट फ्रॉम अनदर, यानी डीसी को ब्लॉक करने और एसी को फ्लो करने के लिए भी हम लोग ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। साथ साथ में एक सर्किट से दूसरे सर्किट को अगर आइसोलेट करना हो, उस पर्पस के लिए भी हम लोग ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट यूज है, और भी बहुत सारा यूज है ट्रांसफार्मर का। तो यहां पर फाइनली क्या लिखेंगे? ए ट्रांसफार्मर इज देयरफॉर एंड एसेंशियल पीस ऑफ apparatus both for high and low current सर्किट, यानी हाई करंट और लो करंट दोनों सर्किट के लिए ट्रांसफार्मर जो है एक इंपॉर्टेंट एपरेटस है। ठीक है, कंस्ट्रक्शनल फीचर ऑफ ट्रांसफार्मर एंड पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर, यानी ट्रांसफार्मर को किस तरह से कंस्ट्रक्ट करेंगे उसका कुछ बेसिक हम लोग देखते हैं, उसका कुछ बेसिक देखेंगे और साथ साथ में कुछ बेसिक पार्ट देखेंगे ट्रांसफार्मर का। ठीक है, तो जैसे देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या है? द ट्रांसफार्मर मेनली कंसिस्ट, ट्रांसफार्मर में क्या क्या होता है? मेनली मैग्नेटिक सर्किट होता है, ये तो हम लोग देखे थे, मैग्नेटिक सर्किट जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना होता। दूसरा इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट, अनदर वन इज डाई इलेक्ट्रिक सर्किट। डाई इलेक्ट्रिक सर्किट का यूज इंसुलेशन पर्पस के लिए करते हैं। टैंक होता है एंड एक्सेसरीज। ठीक है, तो एक कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रांसफार्मर का। क्या क्या? मैग्नेटिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट, डाइलेक्ट्रिक सर्किट, टैंक एंड एक्सेसरीज। तो इसको एक एक करके पढ़ते हैं कि मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, और भी ट्रांसफार्मर में एक्सेसरीज क्या होते हैं। ठीक है, तो चलो देखो, जैसे यहां पर द मेन एलिमेंट ऑफ ट्रांसफार्मर आर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग एंड द स्टील कोर। ट्रांसफार्मर में जो मेन पार्ट होता है कौन कौन सा होता है? एक तो ये प्राइमरी वाइंडिंग, इसी पार्ट को हम लोग ज्यादातर पढ़ते भी हैं। एक तो ये प्राइमरी वाइंडिंग, दूसरा सेकेंडरी वाइंडिंग, और अनदर वन इज स्टील कोर, यानी कोर मटेरियल। नहीं, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग एंड कोर, ये तो बेसिक मेजर पार्ट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट वन देखो, द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन स्टील। जो ट्रांसफार्मर का कोर है उसको बेसिकली हम लोग किसका बनाते हैं? सिलिकॉन स्टील का बनाते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड कंटिन्यूअस मैग्नेटिक पाथ, कंटिन्यूअस मैग्नेटिक पाथ यानी कंटिन्यूअस फ्लक्स को कोर में फ्लो कराने के लिए हम लोग ट्रांसफार्मर का जो कोर है उसको किससे डिजाइन करते हैं? सिलिकॉन स्टील से। किससे? सिलिकॉन स्टील से। अनदर पॉइंट, यूजुअली द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज लेमिनेटेड। जो ट्रांसफार्मर का कोर होता है ये लेमिनेटेड होता है। लेमिनेशन का कॉन्सेप्ट हम पढ़ाएंगे बाद में, लॉसेस जब पढ़ाएंगे तब। अभी समझो कि कोर ऑफ ट्रांसफार्मर ए लेमिनेटेड होता है टू मिनिमाइज एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस को मिनिमाइज करने के लिए जो ट्रांसफार्मर का कोर होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? लेमिनेट करते हैं। लेमिनेशन का मतलब क्या है इसको हम लोग पढ़ेंगे जब लॉसेस पढ़ेंगे तब। जब पढ़ाएंगे एडी करंट लॉस एंड हिस्टेरेसिस लॉस वहां पर मैं इसको समझाऊंगा। अभी इसको इसी तरह से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ध्यान दो, इलेक्ट्रिक सर्किट देखते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? वो तो कुछ मैग्नेटिक सर्किट देखे,
इलेक्ट्रिक सर्किट में बेसिकली जो वाइंडिंग है वो आ जाता है। मैग्नेटिक सर्किट में हम लोग कोर को डिस्कस करते हैं। अभी देखिए जो कोर हम लोग वो मैग्नेटिक सर्किट का पार्ट था, इलेक्ट्रिक सर्किट में वाइंडिंग का पार्ट आता है। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट में कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर कंसिस्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, यानी जो इलेक्ट्रिक सर्किट है बेसिकली वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग को डील करता है, क्योंकि प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट होता है और जहां पर करंट है वहां पर इलेक्ट्रिक सर्किट है नहीं। और ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग किसका बना होता है, कॉपर का बना होता है। जो ट्रांसफार्मर का ये वाइंडिंग होता है, ये जो वाइंडिंग बनाते हैं हम लोग ट्रांसफार्मर का, ये बेसिकली किसका बना होता है, कॉपर का बना होता है। और इसी वाइंडिंग में करंट होता है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि जो वाइंडिंग है, दिस वाइंडिंग इज पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। ये वाइंडिंग किसका पार्ट है, इलेक्ट्रिक सर्किट का पार्ट। वाइंडिंग इज पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, आगे नेक्स्ट वन ध्यान दो, यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द कंडक्टर ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, यानी जो कंडक्टर यूज करते हैं हम लोग वाइंडिंग बनाने के लिए, उसका शेप कैसा होता है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का। इस तरह का शेप होता है रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, जिस कंडक्टर का हो उसका यूज करते हैं हम लोग। द कंडक्टर ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन आर जनरली यूज्ड फॉर लो वोल्टेज वाइंडिंग, यानी लो वोल्टेज वाइंडिंग के लिए हम लोग कैसा कंडक्टर यूज करते हैं, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शनल का। ठीक है, एंड ऑल्सो फॉर हाई वोल्टेज वाइंडिंग फॉर लार्ज ट्रांसफार्मर, यानी सिंपली ये ध्यान रखना है कि अगर लार्ज ट्रांसफार्मर है तो जो कंडक्टर होगा वो कैसा होगा, कंडक्टर का मतलब जो वाइंडिंग में कंडक्टर यूज कर रहे हैं, ध्यान देना, कंडक्टर का मतलब यहां पर क्या है, जो वाइंडिंग में कंडक्टर यूज कर रहे हैं। तो किस तरह का वाइंडिंग में कंडक्टर यूज करेंगे, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शनल का। किसका, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का लार्ज ट्रांसफार्मर में, चाहे वो हाई वोल्टेज वाइंडिंग हो या फिर लो वोल्टेज वाइंडिंग हो। फॉर हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज दोनों तरह के वाइंडिंग में जो कंडक्टर यूज होता है वो कैसा होता है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का। ठीक है, समझ में आया। अनदर पॉइंट देखो आप लोग यहां से, नेक्स्ट पॉइंट, कंडक्टर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, कंडक्टर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया आर यूज्ड फॉर हाई वोल्टेज वाइंडिंग इन द स्मॉल ट्रांसफार्मर, यानी ये स्मॉल ट्रांसफार्मर, छोटा मोटा ट्रांसफार्मर है तो वहां पर हाई वोल्टेज वाइंडिंग का जो डिजाइन करते हैं हम लोग, उस वाइंडिंग में जो कंडक्टर होगा वो कैसा होगा, सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल होगा। कैसा होगा, सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें थ्योरेटिकली पॉइंट वाइज याद रखना है। ठीक है, और बाकी कुछ नहीं। तो चलो देखो ध्यान दो आगे, नेक्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द कोर कंस्ट्रक्शन एंड मैनर इन विच प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग आर प्लेस्ड अराउंड इट, द ट्रांसफार्मर इज नेम्ड एज कोर टाइप एंड सेल टाइप। अब देखो ध्यान दो, जिस तरह से हम लोग कोर का डिजाइन करते हैं, जिस तरह से कोर पर प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को रखते हैं, तो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के रखने के तरीका से हम लोग ट्रांसफार्मर को दो तरह से क्लासिफाइड करते हैं। कौन कौन सा, एक है कोर टाइप ट्रांसफार्मर और दूसरा है सेल टाइप ट्रांसफार्मर। ये बेसिक टाइप होता है ट्रांसफार्मर का जो यूज होता है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर एंड सेल टाइप ट्रांसफार्मर। तो थोड़ा डिस्कस करते हैं कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर क्या होता है, सेल टाइप ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसका डिजाइन कैसे होता है। ठीक है, देखो यहां पर कोर टाइप ट्रांसफार्मर, कोर टाइप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, देखो के ट्रांसफार्मर का कोर लेते, ट्रांसफार्मर का कोर। ठीक है, और जो वाइंडिंग है हमारे पास दो तरह का वाइंडिंग है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। उसी वाइंडिंग को हम लोग कहते हैं हाई वोल्टेज वाइंडिंग और लो वोल्टेज वाइंडिंग। ठीक है, तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर में क्या करते हैं हम लोग, यहां पर देखो मैं पीछे करके पहले समझा दे रहा हूं कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर में होता क्या है। चलो देखो ध्यान दो कि क्या होता है कोर टाइप ट्रांसफार्मर में।
मैं इसको यहां से समझा रहा हूं, ठीक है। ए जैसे एक ले लिया हम लोग आयरन का कोर, ए है आयरन का कोर, ठीक है, आयरन कोर है। इस आयरन कोर के बगल में यहां पर मैं रखा लो वोल्टेज वाइंडिंग, यहां पर मैं रख दिया हाई वोल्टेज वाइंडिंग, यहां पर फिर से लो वोल्टेज वाइंडिंग, यहां पर फिर से हाई वोल्टेज वाइंडिंग, इसी तरह से यहां पर लो वोल्टेज वाइंडिंग, यहां पर भी लो वोल्टेज वाइंडिंग, यहां पर हाई वोल्टेज वाइंडिंग, यहां पर हाई वोल्टेज वाइंडिंग, ठीक है। ट्रांसफार्मर का कोर है, देखो ध्यान दो, यहां पर ए है लो वोल्टेज वाइंडिंग, ए है हाई वोल्टेज वाइंडिंग, ए है लो वोल्टेज वाइंडिंग, ए है हाई वोल्टेज वाइंडिंग, ए है लो वोल्टेज वाइंडिंग, ए है हाई वोल्टेज वाइंडिंग, ए है लो वोल्टेज वाइंडिंग और ए है हाई वोल्टेज वाइंडिंग। हम लोग करते क्या है, इसको समझना है, ठीक है। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में लो वोल्टेज वाइंडिंग और लो वोल्टेज वाइंडिंग एंड हाई वोल्टेज वाइंडिंग के ईच हाफ को कोर के ऊपर रखते हैं और दूसरे हाफ को कोर के बाहर रखते हैं। यानी ये जो है कोर के ऊपर रखा हुआ है लो वोल्टेज वाइंडिंग, ये वाला कोर के ऊपर रखा हुआ है, ये लो वोल्टेज वाइंडिंग का एक हाफ है और दूसरा हाफ इसका कहां पर है, कोर के बाहर है। इसी तरह से हाई वोल्टेज वाइंडिंग का एक हाफ यहां पर कोर के ऊपर, यहां पर कोर के बाहर। उसी तरह से यहां पर भी लो वोल्टेज वाइंडिंग एंड हाई वोल्टेज वाइंडिंग को हम लोग रखते हैं। यानी हाफ ऑफ लो वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज वाइंडिंग इज प्लेस्ड ऑन कोर एंड अनदर हाफ इज प्लेस्ड आउटसाइड ऑफ द कोर। बात समझ में आया। अब देखो लो वोल्टेज वाइंडिंग को हम लोग कोर के पास में रखते हैं। यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि कोर के क्लोज कौन सा है, लो वोल्टेज वाइंडिंग है, यही है ना आयरन कोर। इसके क्लोज कौन सा है, इसके क्लोज है लो वोल्टेज वाइंडिंग। तो लो वोल्टेज वाइंडिंग को कोर के क्लोज रखते हैं। क्यों रखते हैं, ताकि इंसुलेशन प्रॉपर मेंटेन हो सके। तो ये होता है बेसिकली कोर टाइप ट्रांसफार्मर, कोर टाइप ट्रांसफार्मर। देखो ये सारी चीजें यहां पर लिखा हुआ, इसको यहां से समझते हैं हम लोग। देखो यहां पर आप लोग, ये कोर है, कोर, यहां पर हाफ ऑफ लो वोल्टेज वाइंडिंग यहां पर है, हाफ ऑफ लो वोल्टेज वाइंडिंग यहां पर है, फिर अनदर हाफ लो वोल्टेज वाइंडिंग का यहां पर है, फिर अनदर हाफ लो वोल्टेज वाइंडिंग का यहां पर है। ये क्या है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग। ये दोनों क्या है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग। तो देखो आगे कोर टाइप ट्रांसफार्मर में क्या होगा, यहां पर क्या लिखा हुआ है, इन सिंपल कोर टाइप कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर ए रेक्टेंगुलर फ्रेम लेमिनेशन आर फॉर्म्ड टू बिल्ड द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर। यानी ट्रांसफार्मर के कोर को बिल्ड करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, यहां पर रेक्टेंगुलर फ्रेम लेमिनेशन यूज करते हैं। रेक्टेंगुलर फ्रेम लेमिनेशन आर फॉर्म्ड टू बिल्ड द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर। अनदर पॉइंट देखो इसके बारे में, नेक्स्ट पॉइंट, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग आर इंटरलीव्ड टू रिड्यूस द लीकेज फ्लक्स। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो हाफ ऑफ ईच वाइंडिंग आर प्लेस्ड साइड बाय साइड और कंसेंट्रिक ऑन आइदर लिम्ब ऑफ द कोर। यानी हाफ ऑफ लो वोल्टेज वाइंडिंग एंड हाई वोल्टेज वाइंडिंग इज प्लेस्ड ऑन द लिम्ब ऑफ कोर। कोर के लिम्ब पर प्लेस्ड होता हाफ ऑफ लो वोल्टेज वाइंडिंग एंड हाई वोल्टेज वाइंडिंग। और इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं कंसेंट्रिकली ओरिएंटेड वाइंडिंग, ठीक है, या फिर कंसेंट्रिकली वाइंडिंग, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या लिखा है, एंड ऑल्सो इन बिटवीन हाई वोल्टेज लिम्ब एंड योक आई शो इन फिगर बिलो। टू रिड्यूस द इंसुलेशन द लो वोल्टेज वाइंडिंग इज ऑलवेज प्लेस्ड नियर द कोर। यानी बेटर इंसुलेशन के लिए लो वोल्टेज वाइंडिंग को हमेशा हम लोग कोर के नियर में रखते हैं। अब चलते हैं हम लोग देखते हैं सेल टाइप ट्रांसफार्मर। सेल टाइप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, देखो जैसे मैं पहले समझा दे रहा हूं आप लोग को। सेल टाइप ट्रांसफार्मर देखो यहां पर मैं बना दूं, जैसे ये कोर है आयरन कोर, कुछ इस तरह का कोर हम लोग बना रहे हैं,
कुछ इस तरह का कोर हम लोग यहां पर बना रहे हैं, कुछ इस तरह का कोर, ठीक है। ये है कोर। अब हमारे पास दो वाइंडिंग है, एक लो वोल्टेज वाइंडिंग है और एक हाई वोल्टेज वाइंडिंग है। तो हम लोग यहां पर क्या करते हैं सेल टाइप ट्रांसफार्मर में कि हाई वोल्टेज वाइंडिंग और लो वोल्टेज वाइंडिंग दोनों के एक दूसरे के ऊपर ही रखते हैं। जैसे मान लो हाई वोल्टेज वाइंडिंग है से तो इसी के ऊपर क्या रख देंगे हम लोग यहां पर लो वोल्टेज वाइंडिंग, इस तरह से ये है लो वोल्टेज वाइंडिंग। फिर इसके ऊपर क्या रख देंगे हाई वोल्टेज वाइंडिंग, क्या रख देंगे हाई वोल्टेज वाइंडिंग, इस तरह से, ताकि जो लीकेज फ्लक्स का इफेक्ट है वो रिड्यूस हो जाए। ये काम क्यों करते हैं? टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ लीकेज फ्लक्स, यानी लीकेज फ्लक्स को रिड्यूस करने के लिए ऐसा करते हैं। और इस तरह का जो वाइंडिंग का ओरिएंटेशन है, ये जो वाइंडिंग का कनेक्शन है इस तरह से, इसको हम लोग कहते हैं सैंडविच टाइप वाइंडिंग। क्या कहते हैं? सैंडविच टाइप वाइंडिंग। तो देखो यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, इन केस ऑफ सेल टाइप ट्रांसफार्मर, सेल टाइप ट्रांसफार्मर में LV एंड HV वाइंडिंग, LV एंड HV वाइंडिंग, लो वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज वाइंडिंग is placed on each other, called सैंडविच वाइंडिंग। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? सैंडविच वाइंडिंग, सैंडविच वाइंडिंग, सैंडविच वाइंडिंग। टू रिड्यूस, टू डिक्रीज इफेक्ट ऑफ लीकेज फ्लक्स, लीकेज फ्लक्स के इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। अब देखो जो फ्लक्स का पार्ट होगा वो कैसे होगा? जैसे हाई वोल्टेज वाइंडिंग का फ्लक्स लो, ये है फ्लक्स का पार्ट। लो वोल्टेज वाइंडिंग का फ्लक्स का पार्ट लिया जाए तो कुछ फ्लक्स हाफ इधर डिवाइड होगा और कुछ फ्लक्स हाफ इधर डिवाइड होगा। जैसे यहां से जो भी फ्लक्स आ रहा है कुछ इधर फ्लक्स जाएगा, कुछ इधर जाएगा। अगर मान लो यहां से 5 फ्लक्स जा रहा, 5 वेबर फ्लक्स जा रहा है, तो इधर कितना चला जाएगा? इधर चला जाएगा 5/2, इधर क्या चला जाएगा 5/2। यानी कोर में जो फ्लक्स है वो डिवाइड हो रहा है कुछ इस तरह से, नहीं? तो ये है सेल टाइप ट्रांसफार्मर। इससे रिलेटेड देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर मिल जाएगा हम लोगों को। पहला पॉइंट क्या है? सेल टाइप ट्रांसफार्मर है। इन ए सेल टाइप ट्रांसफार्मर द इंडिविजुअल लेमिनेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल लेमिनेशन जो है सेल टाइप ट्रांसफार्मर में आर कट इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ E एंड I शेप। जो लेमिनेशन होता है इंडिविजुअल लेमिनेशन सेल टाइप ट्रांसफार्मर में, उसको हम लोग किस शेप में कट करते हैं? E शेप में एंड I शेप में, ठीक है। E शेप में एंड I शेप में कट करते हैं, ठीक है। यहां पर अभी तो देखे थे, इट हैज 2 मैग्नेटिक सर्किट, द कोर हैज 3 लिम्ब्स। कोर के पास कितना लिम्ब होगा? 3 लिम्ब। कोर हैज 3 लिम्ब एंड 2 मैग्नेटिक सर्किट। It has 2 magnetic circuit and core has 3 limb. The central limb carry the whole of the flux, whereas the side limb carry half of the flux. लिम्ब क्या होता है? देखो ये वाला लिम्ब है, जैसे एक लिम्ब ए हो गया, एक लिम्ब हो गया, एक दूसरा लिम्ब यहां पर हो गया और एक हो गया तीसरा लिम्ब कोर का, थर्ड लिम्ब, ठीक है। तो यहां पर कितना लिम्ब है? फर्स्ट लिम्ब, ए वाला लिम्ब, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। ये जो साइड वाला लिम्ब है, लिम्ब 1 एंड लिम्ब 3, इसमें कितना फ्लक्स जा रहा है? 5/2। कितना फ्लक्स जा रहा है? 5/2। और सेंट्रल लिम्ब में टोटल फ्लक्स है, सेंट्रल लिम्ब में 5 फ्लक्स है ना, लेकिन साइड वाले लिम्ब में कितना? 5/2। यही बात वहां पर लिखा हुआ, देखो क्या लिखा है? इट हैज 2 मैग्नेटिक सर्किट एंड कोर हैज 3 लिम्ब्स। द सेंट्रल लिम्ब कैरी द होल ऑफ द फ्लक्स, वेयर एज द साइड लिम्ब कैरी हाफ ऑफ द फ्लक्स, ठीक है। इस तरह से अगला पॉइंट देखो, देयरफॉर द विड्थ ऑफ सेंटर इज डबल, यानी जो सेंट्रल लिम्ब होता है, जो बीच वाला लिम्ब है, उसका विड्थ डबल होता है साइड वाले लिम्ब से, टू दैट ऑफ
आउटर लिम्ब, ठीक है। द लीकेज फ्लक्स इज रिड्यूस्ड बाय सब डिवीजन ऑफ वाइंडिंग विच इन रिटर्न हैव लेसर रिएक्टेंस। लीकेज फ्लक्स अगर कम होगा, अगर लीकेज फ्लक्स कम होगा तो आगे हम लोग पढ़ेंगे लीकेज रिएक्टेंस कम हो जाता है, ठीक है। लीकेज रिएक्टेंस कम होने से वोल्टेज रेगुलेशन वगैरह इंप्रूव हो जाता है, तो इसका फायदा ये है। यहां पर देखो बोथ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग आर प्लेस्ड ऑन द सेंट्रल लिम्ब साइड बाय साइड। यही देखे थे ना कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग यानी लो वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज वाइंडिंग कहां पर प्लेस्ड है, सेंट्रल लिम्ब पर प्लेस्ड है, इस तरह से एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। आगे द लो वोल्टेज वाइंडिंग इज प्लेस्ड नियर टू द कोर एंड हाई वोल्टेज वाइंडिंग इज प्लेस्ड आउटसाइड द लो वोल्टेज वाइंडिंग। अब एनदर सर्किट क्या है, एनदर सर्किट देखो, एनदर सर्किट है डाइलेक्ट्रिक सर्किट। तो देखो सबसे पहला पॉइंट है द डाइलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट, डाइलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या होता, डाइलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट इंसुलेशन used in different places in the transformer to insulate the conducting part। यानी ट्रांसफार्मर के कंडक्टिंग पार्ट को इंसुलेट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर ट्रांसफार्मर में इंसुलेशन यूज किया जाता है। और पूरा जो इंसुलेशन का एक फैमिली है, एक ग्रुप है, सबको हम लोग किस में रखते हैं, डाइलेक्ट्रिक सर्किट में रखते हैं। किस में रखते हैं, डाइलेक्ट्रिक सर्किट में रखते हैं। दूसरा पॉइंट देखो, सबसे पहला डाइलेक्ट्रिक का यूज कहां पर होता है, डाइलेक्ट्रिक का सबसे पहला यूज होता है कोर को लेमिनेट करने में। कहां पर, पहला इंसुलेशन कहां पर यूज होता है, ट्रांसफार्मर में, कोर को लेमिनेट करने में, ताकि एडी करंट लॉस को क्या किया जाए, मिनिमाइज किया जाए। तो फर्स्ट इंसुलेशन कहां पर यूज होगा, टू लेमिनेट द कोर सच दैट एडी करंट लॉसेस इज मिनिमाइज। पहला इंसुलेशन यहां पर यूज होता है। दूसरा इंसुलेशन कहां पर यूज होगा, the lamination are insulated from each other, the lamination are insulated from each other by a light coating of varnish by an oxide layer। यानी जो लेमिनेटेड कोर यूज करते हैं और जो लेमिनेशन प्रोवाइड किया जाता है, उस लेमिनेशन को भी हम लोग क्या करते हैं, इंसुलेट करते हैं। उस लेमिनेशन को भी क्या करते हैं, इंसुलेट करते हैं। किससे, किससे लेमिनेट करते हैं, लाइट कोटिंग ऑफ वर्निश, एक टाइप का मटेरियल होता है लाइट कोटिंग ऑफ वर्निश, और बाय एन ऑक्साइड लेयर, ठीक है। अनदर पॉइंट, द थिकनेस ऑफ लेमिनेशन वेरी फ्रॉम 0.35 mm, यानी जो कोर में लेमिनेशन यूज करते हैं उसका थिकनेस 0.35 mm से 0.5 mm तक होना चाहिए विथ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो ये कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट है सब, इसको इसी तरह से ध्यान रखना। अनदर पार्ट, अब देखो पार्ट क्या क्या होता है ट्रांसफार्मर में, टैंक एंड एक्सेसरीज, ठीक है। तो देखो अदर डिफरेंट पार्ट एंड एक्सेसरी आर आल्सो फिटेड ऑन द ट्रांसफार्मर, यानी और भी ट्रांसफार्मर का डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होता है, या फिर एक्सेसरी जो ट्रांसफार्मर में फिट किया जाता है, यानी बाहर से ला के बहुत सारे एपरेटस को फिट किया जाता है ट्रांसफार्मर में, फॉर इट्स एफिशिएंट वर्क एज फॉर लॉन्गर लाइफ एंड बेटर सर्विस ऑफ ट्रांसफार्मर। यानी ट्रांसफार्मर को सेफ रखने के लिए, बेटर वर्किंग के लिए बाहर से भी कुछ एपरेटस ला के या फिर एक्सेसरी ला के ट्रांसफार्मर में फिट किया जाता है, ठीक है। वो क्या क्या होता है उसी के बारे में देखना है। दे आर एज फॉलो, देखो सबसे पहला होता है कंजर्वेटर। कंजर्वेटर का काम क्या होता है, देखो मैं सिंपल वे में बताऊं तो कंजर्वेटर का काम होता है ट्रांसफार्मर आयल को मेंटेन रखना, ठीक है। एक तरह से ये ट्रांसफार्मर में जो आयल यूज करते हैं, जो तेल यूज करते हैं ट्रांसफार्मर में, ठीक है, उसके लिए ये रिजर्वर के तरफ काम करता है, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या क्या है, द कंजर्वेटर इज ए सिलिंड्रिकल टैंक। कंजर्वेटर क्या होता है, बेसिकली सिलिंड्रिकल टैंक होता है। आप लोग देखे होंगे या नहीं देखे हो तो कभी गूगल पर अच्छे से सर्च करके देख लो कंजर्वेटर कैसा होता है एक्चुअल में, ठीक है। तो कंजर्वेटर इज ए सिलिंड्रिकल टैंक प्लेस्ड ऑन द टॉप और ऑन द रूफ ऑफ द मेन टैंक, यानी ट्रांसफार्मर आयल के लिए जो मेन टैंक बना होता है, मेन टैंक, उसके ऊपर कंजर्वेटर रखा हुआ होता है। और कैसा होता है,
सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है। अनदर पॉइंट देखो, ए लार्ज कवर इज प्रोवाइडेड which can be opened from time to time for the proper maintenance and cleaning of transformer, ठीक है। कंजर्वेटर के ऊपर एक लार्ज कवर प्रोवाइड किया जाता है जिसको टाइम टू टाइम ओपन करके ट्रांसफार्मर को हम लोग क्लीन करते हैं, ठीक है। अनदर वन, इट एक्ट्स एज ए रिजर्वर फॉर द ट्रांसफार्मर इंसुलेटिंग ऑयल। ट्रांसफार्मर में जो इंसुलेटिंग ऑयल होता है उसके लिए रिजर्वर की तरह काम करता है, ठीक है। Another one, when the transformer is fully loaded and temperature of transformer rises high, an increase in the volume of the air inside the transformer take place. जब टेम्परेचर ज्यादा हो ट्रांसफार्मर में, जब ट्रांसफार्मर फुली लोडेड हो, उस केस में क्या होता, इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द ट्रांसफार्मर। यानी जब ट्रांसफार्मर फुली लोडेड होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो ट्रांसफार्मर के अंदर में एयर का वॉल्यूम जो होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। अब उसके वजह से क्या होगा, देखो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ब्रेदर। उसके लिए क्या यूज करते हैं, ब्रेदर। यानी मान लो ट्रांसफार्मर ओवरलोडेड है, टेम्परेचर ज्यादा है, बहुत सारा एयर ट्रांसफार्मर के अंदर में फैल गया, प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ब्रेदर का यूज करते हैं। ब्रेदर का यूज करते हैं। देखो क्या होता है ब्रेदर, एज एन ह्यूमन बॉडी देयर इज ए हट, सिमिलरली ए ब्रेदर एक्ट्स एज हट फॉर द ट्रांसफार्मर। जैसे हम लोग इंसान के बॉडी में हट होता है, वैसे ही ब्रेदर क्या होता है, ट्रांसफार्मर के लिए एक हट का काम करता है, ठीक है। अनदर पॉइंट, when the temperature of transformer rises, the insulating oil in the transformer get heated up and this oil expand and contracts। अगर ट्रांसफार्मर ओवरलोडेड होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, ट्रांसफार्मर में टेम्परेचर ज्यादा होगा तो जो इंसुलेटिंग ऑयल रखा होगा वो हीट ज्यादा होगा, और जब हीट ज्यादा होगा तो ऑयल क्या होगा, एक्सपेंड होगा। ऑयल क्या होगा, जब हीट ज्यादा होगा तो एक्सपेंड होगा, और तब क्या होगा, the oil is expand, and when the oil heats up and expand, the transformer breathe air and thus the oil gets cooled। यानी जब ट्रांसफार्मर एक्सपेंड होगा, सॉरी जब ऑयल एक्सपेंड होगा, ठीक है, टेम्परेचर राइज होने के वजह से, तब वहां पर ब्रेदर काम करता है, जिसके वजह से ट्रांसफार्मर क्या हो जाता है, ट्रांसफार्मर ऑयल कूल हो जाता है। तो यहां पर देखो क्या लिखा है, when the oil heats up and expand, the transformer breathes air and thus the oil gets cooled। Thus the oil gets cooled and the level of oil goes down and the air is absorbed with it। तो ब्रेदर का काम समझ में आया, ठीक है। अब चलो देखो देखते हैं क्या होगा आगे। This process of taking air in and out is called breathing of the transformer, ठीक है। The level of oil in the chamber increases and decreases when the breather takes the air in and out for cooling of the oil। यानी ऑयल को कूल करने के लिए ब्रेदर जो हवा को अंदर और बाहर करता है, उस टाइम में जो ऑयल का लेवल होता है चैम्बर में वो इंक्रीज और डिक्रीज करता है। This air carry moisture which contaminates the oil and thus the quality of oil get deteriorate। यानी ध्यान दो, ऑयल को ठंडा करने के लिए ब्रेदर जो है वो हवा को इन और आउट करता है, और हवा के थ्रू मॉइस्चर चलाता है। एयर के थ्रू ऑयल में क्या चलाता है, मॉइस्चर चलाता है, और अगर ऑयल में मॉइस्चर आया तो जो ऑयल का क्वालिटी है वो क्वालिटी पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो उस मॉइस्चर को हटाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फॉर एलिमिनेट दिस मॉइस्चर कंटेंट द ब्रेदर इज फिल्ड विथ सिलिका जेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बार ये एग्जाम में आता है कि सिलिका जेल का यूज क्यों करते हैं, ठीक है। तो सिलिका जेल का यूज करते हैं कि एयर के थ्रू जो मॉइस्चर आता है ऑयल में, उस मॉइस्चर को रिमूव किया जाए। इसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं सिलिका जेल का। किसमें, ब्रेदर में। The main function of the silica gel is to separate moisture from the oil and maintaining the quality of insulating oil। जो मेन फंक्शन है सिलिका जेल का वो क्या है
कि ऑयल से मॉइस्चर को सेपरेट कर दिया जाए और ऑयल के क्वालिटी को खराब ना होने दिया जाए, ठीक है। इनिशियली द कलर ऑफ सिलिका जेल इज ब्लू एंड एज इट ऑब्जर्व द मॉइस्चर फ्रॉम द ऑयल इट टर्न्स इनटू द पिंक कलर। यानी एक्चुअल में जो सिलिका जेल का कलर होता है वो क्या होता है, वो ब्लू होता है, लेकिन जब एयर से आए हुए मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है तब इसका कलर चेंज होकर पिंक हो जाता है, पिंक कलर, ठीक है। द एक्सप्लोशन वेंट इज ए थिन एल्युमिनियम पाइप placed at both the ends of transformer to prevent the transformer from the damage। यानी ट्रांसफार्मर को डैमेज से बचाने के लिए हम लोग एक्सप्लोशन वेंट का यूज करते हैं। ये क्या होता है, एल्युमिनियम का पाइप होता है जो देखे होगा ट्रांसफार्मर के दोनों साइड में लगा होता है, ठीक है। देखो यहां पर क्या लिखा है, when the temperature increases in the transformer drastically and the excessive pressure is created inside the transformer, the explosive vent helps in releasing the pressure। यानी अगर मान लो सडनली ट्रांसफार्मर में लोड बढ़ गया जिसके वजह से ट्रांसफार्मर के अंदर का टेम्परेचर राइज हो गया, टेम्परेचर राइज होने की वजह से ट्रांसफार्मर के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा राइज हो जाता है, तो उस प्रेशर को रिमूव करने के लिए, उस प्रेशर को निकालने के लिए हम लोग एक्सप्लोशन वेंट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, एक्सप्लोशन वेंट का यूज करते हैं। Another one is रेडिएटर। रेडिएटर देखे होगे, ये ट्रांसफार्मर के ऊपर में लगा होता है, तो क्या होता है, द मेन फंक्शन ऑफ रेडिएटर इज टू कूल द ऑयल इन द ट्रांसफार्मर। यानी ट्रांसफार्मर ऑयल को कूल करने के लिए, ठंडा रखने के लिए हम लोग रेडिएटर का यूज करते हैं, रेडिएटर का यूज करते हैं। द रेडिएटर इज ए डिटेचेबल डिवाइस हुज अपर एंड लोअर पोर्शन इज कनेक्टेड बाय वाल्व ऑफ द ट्रांसफार्मर टैंक, ठीक है। रेडिएटर का जो अपर और लोअर पोर्शन होता है वो ट्रांसफार्मर टैंक के वाल्व के साथ में कनेक्टेड होता है। When the transformer cleaning and maintenance are done, the valve prevents the draining of the oil when the radiator is detached from the transformer. When the transformer is in the working condition, the oil of transformer gets heated and moves up in the main tank and enters the radiator through the upper valve, ठीक है। यानी ट्रांसफार्मर जब हीट अप होता है तो कहां पर चला जाता है, द ऑयल ऑफ ट्रांसफार्मर गेट हीटेड एंड मूव्स अप इन द मेन टैंक। यानी ट्रांसफार्मर हीट होकर मेन टैंक में जाता है, किसके थ्रू, रेडिएटर के थ्रू। रेडिएटर वहां पर उस ट्रांसफार्मर को क्या कर देता है, कूल कर देता है, ठंडा कर देता है। देयर इट्स गेट्स कूल्ड एंड फ्रॉम द लोअर वाल्व ऑफ द रेडिएटिंग यूनिट द ऑयल अगेन एंटर्स द ट्रांसफार्मर टैंक एंड दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूअस। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। ये सब थ्योरेटिकल पॉइंट है। दूसरा होता है बसिंग। बसिंग का काम क्या होता है, देखो, द बसिंग इन द ट्रांसफार्मर आर द इंसुलेटिंग डिवाइस। बसिंग क्या होता है, एक इंसुलेटिंग डिवाइस होता है ट्रांसफार्मर में, दैट अलाउ एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर टू पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेफली थ्रू इट। यानी ट्रांसफार्मर से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग लेते हैं उसको सेफली लेने के लिए यहां पर हम लोग बूसिंग का यूज करते हैं, जो बेसिकली होता क्या है, एक इंसुलेटिंग डिवाइस होता है। क्या होता है, जो बेसिकली एक इंसुलेटिंग डिवाइस होता है। It provide electrical field strength to the insulation of the conductor to withstand if a large amount of electrical energy passes through it। यानी अगर लार्ज इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफार्मर से पास कराना हो, लेना हो, ठीक है, तो उसके लिए बूसिंग यूज करते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिससे कि कोई डैमेज होने का खतरा नहीं होता। सॉलिड पोर्सिलिन टाइप बूसिंग आर यूज्ड इन स्मॉल ट्रांसफार्मर। अगर याद रखना है तो इसको याद रखो कि सॉलिड पोर्सिलिन जो है ये यूज होता है स्मॉल ट्रांसफार्मर में बूसिंग के लिए, और ऑयल फील्ड कंडेंसर टाइप बूसिंग इज यूज्ड इन लार्ज ट्रांसफार्मर, ठीक है, इस तरह से। The most common cause of failure of bushing resulting in damage of transformer is the entrance of the moisture। यानी मॉइस्चर इंट्रेंस के वजह से बुशिंग के डैमेज होने का खतरा होता है, ठीक है। द पावर फैक्टर ऑफ बुशिंग विल ऑलवेज बी इन स्टेबल कंडीशन, बट इफ वेरिएशन इज सीन इन द पावर फैक्टर दैट मीन्स देयर इज डिटरेंट इन द इंसुलेशन। This can be identified by the test known as acceptance or routine test and double power factor
टेस्ट। ठीक है, यानी यहां पर अगर पावर फैक्टर बुशिंग का अगर स्टेबल कंडीशन में है तो सिंपल हम लोग समझते हैं कि बुशिंग जो है प्रॉपर वर्क कर रहा है। ठीक है, अगर पावर फैक्टर में फ्लक्चुएशन ज्यादा है तब हम लोग समझते हैं कि कंडीशन जो है बुशिंग का वो खराब है, और उसके लिए हम लोग पावर फैक्टर टेस्ट हमेशा करते हैं, एक्सेप्टेंस और रूटीन टेस्ट होता है। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं डबल पावर फैक्टर टेस्ट।